दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी अपनी कहानी का हीरो कोई और नहीं बल्कि आपका अपना कार्टून कैरेक्टर हो तो। अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी हो तो हमें नीचे दिए हुए ईमेल पर वॉइस नोट भेजिए। अगर हमें आपकी कहानी पसंद आई तो हम उस कहानी में आपका खुद का कार्टून कैरेक्टर बनाएंगे, ताकि आप उस वीडियो को अपने हर चाहने वाले लोगों के साथ शेयर कर सके। उसके लिए बस आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। हम आपकी कहानी का इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं दिल्ली को दिल वालों की वजह से नहीं तो दिल दहलाने वाली जगहों की वजह से पहचाना जाता है। अग्रसन की बावली, फिरोज शाह कोटला फोर्ट, लेथियन सेमेंट्री, ऐसी अनगिनत जगह है दिल्ली में जहां पर वहां के लोगों ने डर की सच्ची तस्वीरें देखी है। और आज की ये सच्ची कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रात में अकेले रहते समय आपको डर जरूर लगेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और महसूस करते हैं वो डर जो कि यूसुफ ने महसूस किया है। दिल्ली में काम के लिए मैं यूसुफ करीब 8 साल पहले अपने घर यूपी को छोड़ यहाँ दिल्ली में रहने आ गया था। कई जगह काम करने के बाद मुझे टैक्सी ड्राइवर की जॉब मिल गई। दिल्ली में टैक्सी चलाने का काम बिल्कुल भी आसान नहीं है और टैक्सी अगर रात को चलानी हो तो 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि रात में कई बार ऐसे ऐसे लोग गाड़ी में बैठते हैं जिनके साथ रात बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है। और ऐसी ही एक सच्ची कहानी जो कि मेरे साथ घटी है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। 2 साल पहले मैं शाम 6 बजे अपने एक पैसेंजर को दिल्ली से बाहर पंजाब छोड़ने गया था। करीब 10 से 11 घंटे मुझे आने जाने में लग गए थे। तब करीब रात के 3 बजने को आए थे। सुनसान रास्ता था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। तभी मुझे सामने एक लड़की खड़ी नजर आई जो कि गाड़ी रोकने के लिए अपना हाथ दिखा रही थी। रात बहुत हो चुकी थी और मैं थक भी गया था, तो मैं सिर्फ अब अपने घर जाना चाहता था। इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और उसके बाजू से चला गया। कुछ मीटर आगे जाने के बाद मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि रात का समय और वो लड़की बिल्कुल अकेली थी। तो मैंने अपनी गाड़ी घुमाकर उसके पास लेकर आ गया। मैंने उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है। उसने मुझे जो एड्रेस बताया वो रास्ता मेरे घर के तरफ का ही था, तो मैंने उसे अपने गाड़ी के अंदर बिठा लिया। वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी और अच्छे घर की भी लग रही थी। अब क्योंकि रात का समय और हमें करीब 40 किलोमीटर दूर जाना था, तो मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मुझे थोड़ा बुरा तो लगा। अब ऐसा है, रात में अगर कोई पैसेंजर अच्छे से बातें करता है तो गाड़ी चलाते समय नींद नहीं आती और रात भी जल्दी कट जाती है। लेकिन शायद उसे अनजाने आदमी से बातें करने में डर लग रहा हो। ऐसा सोच मैंने भी आगे बात करना सही नहीं समझा और सीधा अपनी गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो लड़की मुझसे पूछती है कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते के बीच कोई मंदिर है क्या। तो मैंने उसे बताया कि नहीं, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में कोई भी मंदिर नहीं है। हाँ, अगर आप कहो तो मैं किसी मंदिर वाले रास्ते से चलता हूँ। हाँ, मगर हमें 5 किलोमीटर दूर रास्ता दूर पड़ेगा। लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। अरे, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, कोई रास्ता चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी उसकी इस बात पर हाँ बोल दिया। उसने मुझसे पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? मैंने उसे बताया कि मेरा नाम यूसुफ खान है
और मैं दिल्ली में नया हूँ। तो ऐसे ही हमारी बातचीत थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो वो कुछ समय चुप रहने के बाद उसने उसका नाम निशा बताया। उसने मुझसे पूछा कि आपको मैंने कभी इस रास्ते देखा नहीं। तभी मैंने उसे बताया कि हाँ, इस तरफ मैं कभी कभार ही आता हूँ, जब पैसेंजर मुझे कुछ पैसे ज्यादा पे करे तो। अच्छा, वही तो, क्योंकि ऐसा है, बहुत से टैक्सी ड्राइवर इस तरफ रात में आते नहीं। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों? पता नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि इस तरफ, इस रास्ते पर उन्हें कोई आत्मा दिखाई देती है। ऐसा बोलकर वो खुद जोर जोर से हंसने लगी। तुम ही मुझे बताओ, ऐसा कुछ भी होता है क्या? अब तुम इतनी समय से रात को टैक्सी चला रहे हो, क्या तुम्हें कभी कोई आत्मा नजर आई? नहीं, लेकिन मेरे जो दोस्त लोग हैं वो बताते हैं मुझे कि इस तरफ रात को टैक्सी लेकर जाना चाहिए। वैसे इस तरह की आत्मा लोगों को नजर आती है इस रोड पे। तो ऐसा है, करीब 6 साल पहले इस रास्ते पर एक लड़की जो कि अपने काम से लौटकर अपने घर जा रही थी। उस रात बहुत जोर से बारिश गिर रही थी। कोई भी टैक्सी ड्राइवर रात को गाड़ी नहीं रोक रहा था, तो वो बारिश में अकेली रात को चलकर अपने घर की ओर जा रही थी। सुनसान रास्ता। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और किसी आदमी ने उसे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर खींच लिया और उसके साथ गलत काम कर उसे बीच रास्ते पर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। कहते हैं उस दिन से हर रात को वो आत्मा इस रास्ते पर खड़ी रहती है और टैक्सी रोकने के लिए अपना हाथ दिखाती है। जो कोई भी टैक्सी ड्राइवर उसके लिए अपनी गाड़ी नहीं रोकता, वो आत्मा उसे अपनी मौत का गुनहगार समझकर उसकी जान ले लेती है। मुझे उसकी ये बात सुनकर डर लगा। तभी उसने मुझसे एक सवाल पूछा, अगर तुम कभी रात को इस रास्ते से आओ और तुम्हें कोई लड़की अकेली नजर आए तो क्या तुम उसकी मदद करोगे, जबकि अब तुम्हें पता है कि इस रास्ते पर कोई आत्मा रहती है? मुझे उसका ये सवाल थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे कहा, बिल्कुल, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी लड़की को अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। मेरी ये बात सुनकर वो चुप सी हो गई। उसने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बोली कि मुझे यहीं पर रोक दो, लेकिन आपका दिया हुआ एड्रेस तो और 20 किलोमीटर दूर है। नहीं, वह जाने की अब कोई जरूरत नहीं है, आप गाड़ी यहीं रोक दो बस। ठीक है। मैंने अपनी टैक्सी उसने जहां कहा वहां रोक दी। अब पैसे लेने के लिए जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि पीछे वाली सीट पर कोई भी नहीं बैठा था। हाँ, मैडम अभी तो यहाँ थी, कहाँ गई? मैं गाड़ी से बाहर निकलकर उसे देखता हूँ। सुनसान रास्ता, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी वो लड़की कहाँ चली गई? तभी सामने से एक बुजुर्ग आदमी मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि आपने कोई लड़की देखी है उस तरफ से आते समय? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने कोई लड़की नहीं देखी। और वैसे भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस रास्ते पर कई लोगों ने किसी लड़की की आत्मा देखी है। तुम भी अब यहाँ से चले जाओ। मैं पूरी तरह हैरान होकर वहां से चला गया। फिर मुझे उस लड़की की बातें याद आई कि कैसे उसने मुझे वो कहानी सुनाई थी। तो क्या सच में मेरी गाड़ी में वो लड़की की आत्मा बैठी थी? और अगर मैं उसे अपने गाड़ी में नहीं बिठा था तो क्या सच में वो आत्मा आज मेरी जान ले लेती? इन सब बातों से परेशान होकर मैं कुछ दिनों के लिए अपने काम पर नहीं गया और उस रात से मैं कभी भी रात को गाड़ी नहीं चलाता और खास कर उस रास्ते पर तो बिल्कुल भी नहीं जाता, चाहे दिन हो या रात हो।
बहुत दिनों के बाद मैं अपने माँ बाप के साथ कहीं घूमने जा रहा था, क्योंकि मैंने बहुत जिद कर अपने पिताजी को मनाया था। कई जगह के बारे में सोचने के बाद हम आखिरकार मेरे पिताजी के गांव श्रीनगर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सफर हमें आगे जाकर कितना भारी पड़ने वाला था, और इसकी वजह से मुझे पूरी जिंदगी भर का डर अपने साथ लेकर जिंदा रहना पड़ेगा। तो चलिए मैं आज आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ रोहन। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। मेरी एग्जाम खत्म हो चुकी थी, तो गर्मी की छुट्टी के लिए मैंने अपने पिताजी को बहुत मन्नतें कर कहीं घूमने लेके जाने के लिए मनाया। तो हम मेरे पिताजी के गांव श्रीनगर घूमने आ गए। मैंने मेरे पिताजी से अपने गांव के बारे में कुछ बताने के लिए कहा। मैं अपने गांव के बारे में अब क्या ही बताऊं। बचपन में मैं जब तुम्हारे दादा दादी गुजर गए तब मैं बहुत छोटा था, और इसीलिए मुझे शहर के एक अनाथ आश्रम में पढ़ने जाना पड़ा, जहां आकर मैं तुम्हारी माँ से मिला और हमने आपस में शादी कर ली। उसके बाद मैं कभी भी अपने गांव नहीं आया। आज कई साल बाद हम अपने गांव जा रहे हैं। पिताजी की ये बात सुन मैं और ज्यादा उत्साहित हो गया कि कैसा होगा मेरे पिताजी का गांव। सफर बहुत ज्यादा लंबा था और इसीलिए अब हमें भूख लगी थी, तो हम रास्ते में एक ढाबे पर अपनी गाड़ी रोकते हैं। उस ढाबे से मेरा गांव बस 10 किलोमीटर दूर था। हमने खाने का ऑर्डर दिया। मैं हाथ धोने के लिए वॉशरूम के पास जा रहा था, तभी मैंने 2 आदमी की बातें सुनी। यार, आज तो बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ कि हम उस हवेली में नहीं गए, वरना जो हाल आज रवि का हुआ है वही हाल हमारा भी हो सकता था। उनकी ये बात मैंने सुन ली थी। मैं वापस अपनी जगह खाना खाने आ गया। वो दोनों आदमी भी वहां से चले गए। कुछ देर बाद हम गांव में आ गए। गांव में हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं था, तो मेरे पिताजी ने बहुत से लोगों से बात की कि हमें रात भर के लिए रुकने दे, लेकिन कोई भी गांव का आदमी किसी अनजान फैमिली को अपने घर में नहीं लेना चाहते थे। तो हम गांव में कहीं रुकने की जगह ढूंढ रहे थे। तभी गांव से थोड़ी दूर हमें एक बहुत आलीशान हवेली नजर आई, जो कि बिल्कुल हमारे सामने थी। थोड़ी देर के लिए तो हम बिल्कुल हैरान हो गए कि इतनी आलीशान हवेली इस गांव में कैसे। तो हम उस हवेली में रुकने के लिए चले गए, इस उम्मीद से कि कोई हमें इतनी रात में वहां रुकने दे। हम हवेली के अंदर चले गए। हवेली अंदर से बहुत सुंदर थी, लेकिन हैरानी की बात तो ऐसी थी कि इतनी बड़ी हवेली में कोई भी नहीं था। मेरे पिता ने पूरी जगह अच्छे से देख ली, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तो हम वहां से जाने लगे। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, वहां अचानक से एक आदमी नजर आया। वो हमारे पास आकर हमसे पूछता है, कौन हो तुम लोग, और बिना किसी से पूछे इस हवेली में क्या कर रहे हो। दरअसल हम लोग शहर से इस गांव घूमने आए थे और हमारे पास रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या हम तीनों बस आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। ठीक है, रुक जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस हवेली में रात में इधर उधर मत घूमना। चुपचाप अपने कमरे के अंदर ही रहना। उधर एक कमरा है, वहां पर जाकर सो जाओ। उस बूढ़े का बोलने का तरीका थोड़ा अजीब था। जैसे उस बूढ़े ने कहा, हम कमरे में जाकर सो गए। रात हुई। मेरी नींद अचानक से टूट गई, क्योंकि मुझे बाहर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे माता पिता गहरी नींद में थे, तो मैं अकेला ही कमरे से बाहर आ गया। बाहर आंगन में वही बूढ़ा आदमी कोई चीज जमीन में दबा रहा था। थोड़ा नजदीक जाकर मैंने देखा तो वो किसी आदमी को जमीन में गाड़ रहा था। वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखता है, तभी मैं वहीं पर छुप गया। वो बूढ़ा मेरी तरफ आता है।
मेरे पीछे एक कमरा था तो मैं उसमें आकर छुप जाता हूँ। जैसे ही मैं कमरे में गया एक बहुत गंदी स्मेल आई। सामने देखा तो उस कमरे में बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी। मैं पूरी तरह डर गया। वो बूढ़ा आदमी आया और उसने उन सब लाशों में से एक और लाश घसीटते हुए वहां से ले गया। जब वो लाश वहां से घसीट रहा था तभी उसकी जेब में से एक पर्ची नीचे गिरी। वो उस आदमी की आईडी कार्ड था जिसमें उसका नाम लिखा था रवि। तभी एकदम से मुझे वो बात याद आई जो कि ढाबे पर दो आदमी बातें कर रहे थे। इसका मतलब ये वही हवेली है जिसके बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। मुझे यहाँ से जल्द वापस जाना होगा वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तभी दरवाजे के पास से एक आवाज सुनाई दी। मैंने कहा था रात में इधर उधर मत घूमना, लेकिन आजकल के लोग कहाँ किसी की बात सुनते हैं और इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तभी मैं जोर जोर से चिल्लाया जिसकी आवाज मेरे माता पिता ने सुन ली। वो दौड़कर मुझे ढूंढते ढूंढते नीचे आ गए। मैं कमरे के अंदर से जोर जोर से चीख रहा था। पिताजी ने दरवाजा खोला। उन्होंने भी वो सब लाशें देखी तो पूरी तरह से हैरान हो गए। मैंने कहा हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा वरना वो बूढ़ा आदमी हमें भी जान से मार देगा। तभी हम लोग जैसे थे उसी हालत में वहां से भाग गए, लेकिन मेरे पिता ने जाते समय पुलिस को कॉल कर दिया और उन्हें इन सब लाशों के बारे में जानकारी दी। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे गांव में रहते हो जहां रात होते ही पूरा गांव डर के मारे अपने घर के दरवाजे जल्दी बंद कर देते हैं, क्योंकि रात में घूमती है एक श्रापित बुरी आत्मा। रात होते ही उसका आतंक शुरू हो जाता है। जो भी देर रात में घर से बाहर दिखता है वो आत्मा उसे जान से मार देती है। लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं इस सच्ची कहानी में। हेलो, मेरा नाम है गोपाल और ये है मेरा दोस्त योगेश और ये सच्ची कहानी है हमारी। दरअसल मेरे एक दोस्त जिसका नाम है राजू, हम उसके शादी में किसी कारणवश नहीं जा सके थे, इसलिए हम उसके गांव सीतापुर उसे शादी की मुबारक देने जा रहे थे। और वैसे भी हमने उसके मुंह से बहुत सारी डरावनी कहानी सुनी थी इस गांव की, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। हम दोपहर को गांव में पहुंचे। सबसे पहले हम मिले राजू से। राजू हमें देख बहुत खुश हुआ। हम सब एक जगह बैठकर गपशप करने लगे। इधर उधर की बातें करते करते अब रात हो चुकी थी। मुश्किल से शायद 7 ही बजने आए थे। मैं देखता हूँ कि राजू के घर के लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हमें सख्त मना किया दरवाज़ा खोलने के लिए। अब देखते देखते गांव के सभी लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर रहे थे। मैं बिल्कुल हैरान था। मैंने राजू से पूछा, राजू ये सब क्या है दोस्त? राजू कुछ समय चुप रहा। बाद में वो मुझे घर के एक रूम के अंदर ले गया और कहा, दोस्त मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तो बात है आज से 40 साल पहले की। हमारे गांव में उस समय एक औरत रहती थी जिसका नाम था रूपाली। वो बिल्कुल अकेली रहती थी गांव में। उसके ना तो माँ बाप थे और ना ही कोई रिश्तेदार। वो गांव में सभी के साथ अच्छी रहती थी, लेकिन गांव में कुछ लोग थे जो कि रूपाली पर बहुत गंदी नजर रखते थे। एक रात अचानक 2 आदमी चेहरा ढककर रूपाली के घर में घुस गए और रूपाली के साथ गलत काम करते हैं। पूरे गांव में पता चलता है। रूपाली हर किसी से पूछती है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, लेकिन किसी भी गांव के आदमी को नहीं पता था कि वो 2 लोग कौन थे। रूपाली भी पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि कोई भी गांव का आदमी
उसकी मदद नहीं कर रहा था। इसीलिए पूरी तरह हार कर उसने खुद की जान ले ली। उस दिन से हर रात को गांव में उसकी आत्मा घूमती है और जो कोई भी आदमी उसे रात को नजर आता है वो उसे बहुत बुरी तरह मार देती है। ऐसा करीब 40 साल से हो रहा है। बात करते करते उनका ध्यान जाता है कि उनका दोस्त योगेश तो घर पर है ही नहीं। गोपाल और राजू उसे पूरे घर में ढूंढते हैं। घर के सभी लोग अब परेशानी में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ योगेश गांव के गलियों में घूम रहा था। यार, गांव के सभी लोग कितनी जल्दी सो गए। सभी के घर के दरवाजे बंद हैं। एक कुत्ता तक नजर नहीं आ रहा। चलो, मैं भी अब घर की ओर चला जाता हूँ। योगेश राजू के घर के पास आ जाता है। राजू का घर बंद था। वो जोर जोर से आवाज देता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी योगेश के पीछे वो साया नजर आता है। योगेश को उसके पीछे से गुस्से से कुर्राने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसे वो आत्मा नजर आती है। वो दिखने में इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि योगेश जोर से चिल्ला उठा। उसके चिल्लाने की आवाज घर के अंदर तक आ जाती है। गोपाल उसकी आवाज सुन दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन उसे राजू और कुछ लोग ऐसा नहीं करने देते। गोपाल जोर जोर से चीखता है, मेरे दोस्त को अंदर ले लो, उसे कुछ न हो जाए। लेकिन फिर भी उसे वो दरवाजा नहीं खोलने देते। योगेश डर के भाग रहा था। वह आत्मा उसके पीछे पड़ गई थी। योगेश दौड़ते दौड़ते लोगों के घर के पास आकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन कोई भी गांव का आदमी उसकी मदद के लिए अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता। योगेश गांव के रास्तों पे दौड़ रहा था। वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसे हवा में उठाकर बीच में से फाड़ देती है। गोपाल पूरी रात तक उसकी दोस्त की मदद के लिए राजू के घर वालों से मदद मांग रहा था। अगली सुबह जब हुई तब गोपाल की आंखों ने वो देखा जो कि कोई भी दोस्त नहीं चाहता कि वो अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखे। योगेश की लाश बीच सड़क पर पड़ी हुई थी। उसकी बहुत बुरी तरह जान ली गई थी। गोपाल पूरी तरह से टूट गया। अब मैं योगेश के माँ बाप को क्या जवाब दूंगा। वो जोर जोर से रोने लगा। रूपाली की आत्मा ने एक और निर्दोष की अपने गुस्से में आकर जान ली थी। रात के करीब 10 बजे थे। पूरा शहर बारिश में भीग चुका था। 22 साल का अमन पहली बार पढ़ाई के लिए इस शहर में आया था। उसके पास पैसे बहुत कम थे, इसीलिए वो सस्ता कमरा ढूंढ रहा था। कई घंटे भटकने के बाद उसे शहर के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दी। दरवाजे पर एक पुराना बोर्ड टंगा था, कमरा किराए पर उपलब्ध है। अमन ने दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने लगभग 70 साल का एक बूढ़ा मकान मालिक खड़ा था। उसने बिना मुस्कुराए पूछा, कमरा चाहिए? अमन ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा बोला, एक कमरा खाली है, कमरा नंबर 13। किराया बहुत कम है, लेकिन एक नियम है। क्या नियम? रात के ठीक 3 बजे चाहे कुछ भी सुनाई दे, दरवाजा कभी मत खोलना। अमन हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चाबी दी और धीरे से कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी ये बात याद रखना। कमरा नंबर 13 काफी पुराना था। दीवारों पर सिलन थी। लकड़ी की अलमारी को देख ऐसा लगता था जैसे उसे कई वर्षों से किसी ने छुआ ही ना हो। अमन ने सामान रखा और थक कर सो गया। रात 3 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। अमन की आंख खुल गई। बाहर से एक लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। प्लीज दरवाजा खोल दो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे बूढ़े की बात याद आई।
उसने दरवाजा नहीं खोला। कुछ मिनट बाद आवाज बंद हो गई। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कमरे की अलमारी के अंदर से वही आवाज आने लगी। अब दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, मैं अंदर आ चुकी हूँ। अमन डर के मारे जम गया। अलमारी का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर सिर्फ अंधेरा था, कोई नहीं। अमन ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई। अलमारी के अंदर दीवार पर लाल रंग से लिखा था, भाग सकते हो, बच नहीं सकते। उसका गला सूख गया। उसी पल कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद एक लड़की की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। अमन ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह हुई। अमन भागता हुआ नीचे पहुंचा। उसने बूढ़े से पूछा, इस कमरे में क्या है? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली। मैंने मना किया था, लेकिन हुआ क्या था? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 10 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी। हर रात कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता था। वह कभी दरवाजा नहीं खोलती थी, लेकिन एक रात उसने गलती कर दी। फिर अगली सुबह कमरा अंदर से बंद था। लड़की गायब थी। बस दीवारों पर खून के निशान थे। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? बूढ़े ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि जो एक बार कमरा नंबर 13 में आ जाता है, वह अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। अमन ने उसी दिन कमरा छोड़ने का फैसला किया। उसने अपना बैग उठाया और हवेली के बाहर निकल गया। लेकिन कुछ अजीब हुआ। वह जितने आगे चलता, उतनी ही देर बाद फिर उसी हवेली के सामने खड़ा मिल जाता। 3 बार, 4 बार, हर बार वही, जैसे सड़क उसे वापस खींच रही हो। आखिरकार वो डर कर फिर कमरे में लौट आया। उस रात उसने तय किया, आज 3 बजे तक जागेगा। घड़ी ने 2:59 दिखाए, फिर 3। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। बाहर से वही लड़की बोली, मुझे अंदर आने दो, मैं अकेली हूँ। अमन ने कान बंद कर लिए, लेकिन अचानक आवाज दरवाजे से हटकर उसकी खिड़की के पास पहुंच गई, फिर छत पर, फिर कमरे के अंदर। अब उसकी आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आ रही थी। मैंने कहा था, मैं अंदर आ चुकी हूँ। अमन ने धीरे धीरे पीछे देखा। कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और पूरी तरह काली आंखें। वो मुस्कुरा रही थी। अमन चीख पड़ा। उसी समय दरवाजा खुला। बूढ़ा अंदर आया। उसने लड़की की तरफ देखा और जोर से कहा, बस। अचानक पूरा कमरा शांत हो गया। लड़की गायब हो गई। अमन कांपते हुए बोला, ये कौन है? बूढ़े की आंखों में आंसू थे। ये मेरी बेटी है। अमन हैरान रह गए। बूढ़े ने कहा, उस रात जब उसने मदद की आवाज सुनी, मैंने उससे कहा था कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन मैं देर से पहुंचा। जब तक पहुंचा वह गायब हो चुकी थी। तब से हर रात 3 बजे वह किसी न किसी को दरवाजा खोलने के लिए बुलाती है, और अगर कोई दरवाजा खोल दे तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तीसरी रात अमन ने फैसला किया कि आज सच जानकर रहेगा। रात 3 बजे दस्तक हुई, लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर लड़की नहीं थी। वहां सिर्फ एक पुराना आईना रखा था। आईने में अमन ने खुद को देखा। फिर उसके पीछे वही लड़की दिखाई दी, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। आईने में लड़की मुस्कुराई। उसने धीरे से हाथ उठाया और आईने के अंदर से बाहर आने लगी। उसका हाथ आईने से बाहर निकल गया, फिर चेहरा, फिर पूरा शरीर। अब वह कमरे के अंदर आई थी। कमरे का तापमान अचानक से ठंडा हो गया। अमन पीछे हटने लगा। लड़की बोली, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। वह धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगी। अमन ने आंखें बंद कर ली। उसी समय बूढ़ा दौड़ता हुआ अंदर आया।
उसने लड़की से कहा, अगर मेरी गलती की सजा देनी है तो मुझे ले जाओ, इसे छोड़ दो। लड़की कुछ पल तक बूढ़े को देखती रही। उसकी आंखों से काले आंसू गिरने लगे। फिर उसने बूढ़े का हाथ पकड़ लिया और एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंजी। अचानक सारी लाइटें बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत था। कमरे में अब सिर्फ अमन खड़ा था। बूढ़ा गायब था, लड़की भी गायब थी। अगली सुबह अमन ने हवेली छोड़ दी। इस बार कोई सड़क उसे वापस नहीं लाई।